नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित धारनिया है और हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, लीजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईएसबी ने स्टैंडर्ड इशू किया था 1 जनवरी 2019 को IFRS 16 लीजेस के नाम से और रिप्लेस किया था IAS 17 लीजेस को। भारत में इसे इंड AS 116 लीजेस के नाम से जाना जाएगा और ये रिप्लेस करेगा इंड AS 17 लीजेस को। इंडिया में ये 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है। इसका मतलब जो भी 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट पब्लिश कर रहा था उसे नए लीजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत अकाउंटिंग करनी थी। अब क्या बदलाव है, क्या ऐसा बदलेगा और क्यों बदला? आईएसबी के चेयरमैन सर डेविड ट्वीडी का एक सपना था ऐसे हवाई जहाज में बैठने का जो बैलेंस शीट पे रिकॉर्डेड हो क्या रहा था कि कुछ एयरलाइन कंपनियां एक एसेट को खरीद तो रही थी, एक हवाई जहाज खरीदती थी और उसे अपनी बुक्स में प्रेजेंट नहीं करती थी क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इस तरीके से रीड किया जाता था जैसे वो ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग लीज का मतलब ये था कि हमने कोई एसेट किराए पे लिया हुआ है और जब तक हम किराया दे रहे हैं हम उसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो लीगल ओनर के पास वापस चला जाता है। फाइनेंस लीज का मतलब था क्या हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस एसेट के सारे हम कंज्यूम कर रहे हैं या ज़्यादातर लाइफ हमारे पास है, क्या हमने पैसा इतना दिया है जो एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर हो। ये कुछ ऐसे संकेत थे, कुछ इंडिकेटर्स थे जिनसे हमें पता चलता था कि ये जो लीजिंग अरेंजमेंट में जो इन्होंने अरेंजमेंट किया है वो एक फाइनेंस लीज अरेंजमेंट है जिसमें एक कंपनी ने इस तरीके की सहूलियत ली है कि हमें एसेट भी चाहिए, हमारे पास पैसे आज नहीं है बट हम इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, इसलिए इन्होंने इंस्टॉलमेंट अरेंजमेंट कर लिया जिसकी वजह से एक लीज लायबिलिटी भी इनकी बैलेंस शीट में आई। तो फाइनेंस लीज पे जो भी कंपनियां एसेट खरीद रही थी वो अपनी बुक्स में एसेट भी रिकॉर्ड करती हैं और वो एक लीज लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करती हैं क्योंकि उन्होंने उसी कंपनी के साथ एक अरेंजमेंट कर लिया जो ये एसेट बेच रहे थे या जो ये राइट हमें दे रहे थे कि हम इस एसेट को यूज कर सके। ये राइट ऑफ यूज हम मशीन के लिए भी ले लेते थे, बिल्डिंग्स के लिए भी ले लेते थे। तो मैं कई बार कहता हूं कि लीजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एम्बिशंस को भी दर्शाता है और एक कंपनी की स्टेज के बारे में भी बताता है। अगर हम कैश रिच कंपनी है तो हम ये देखेंगे कि वो पैसा इन्वेस्ट करने से अगर हमें ज़्यादा रिटर्न आ रहा है और अगर मार्केट में रेंटल्स के रेट कम है तो हम दोनों तरफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम एक तरफ इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न्स अच्छे लेंगे और दूसरी तरफ कम किराया देके हम बिल्डिंग या मशीनें यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें लगता है कि हमारे पास कैश है और रिटर्न इतना अच्छा नहीं आने वाला है तो हम दूसरी तरफ किराया क्यों दें, हम जाके सीधा सीधा कैश पेमेंट करके एसेट्स खरीद के ले आएंगे। ये है बहुत ही अच्छी सिचुएशन। फिर एक सिचुएशन आती है जिसमें हमें ये लगता है कि हम इतना तो कमा रहे हैं जिसमें हम रेंटल कवर कर लेंगे। अगर हम कोई बिल्डिंग किराए पे लेते हैं, कोई मशीन किराए पे लेते हैं तो इतना बिजनेस हम क्रिएट कर लेंगे जिसकी वजह से वो अपने खर्चे तो निकाल ही लेगा, रेवेन्यू रेंटल एक्सपेंसेस निकालने में भी सक्षम है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़े और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब तक हम सिर्फ रेंटल एक्सपेंसेस रिकवर कर पा रहे थे, ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंसेस हम रिकवर कर पा रहे थे, अब हमारा लेवल थोड़ा बढ़ गया है, क्यों ना इस मशीन और बिल्डिंग को खरीद लिया जाए। तो हम सामने वाली पार्टी से बात करते हैं कि जब 10 साल की लाइफ है और मेजॉरिटी ऑफ लाइफ हम यूज़ करने वाले हैं, 10 साल के दौरान जो हम आपको पेमेंट करेंगे वो भी मोर और लेस इक्वल है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के, कि अगर हम आज इसे कैश में खरीदते और हम इसे इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट दे रहे हैं तो जो पेमेंट दे रहे हैं वो मोर और लेस इक्वल ही तो है कि अगर मैं कैश में खरीदता और मैं इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ 10 साल के दौरान, तो 10 साल के दौरान जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ उनकी प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर ही तो है। तो ये एक तरीका है एसेट खरीदने का ईएमआईज पे या इंस्टॉलमेंट्स पे। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट ही हो, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स भी क्रिएट होती हैं जिसमें जो लेसी है वो लेसर को एनुअली पे करता है और 10 साल के दौरान तय हो जाता है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, जिसमें हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमने एसेट ये फाइनेंस लीज पे लिया है और हम एक लीज लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करते हैं कि कितना पैसा हमने कमिट किया है कि हम इन्हें 10 सालों के दौरान देंगे। तो बिजनेस की स्टेज, अगर मुझे लगता है कि मैं सिर्फ किराया निकाल पाऊंगा तो मैं ऑपरेटिंग लीज में ही एंटर करूंगा, मैं
ज़्यादा प्रोमिसेस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप किराया बताओ, आपकी बिल्डिंग को यूज़ करने का, आपकी मशीन को यूज़ करने का किराया बता दो। पर मैं आपकी बिल्डिंग और मशीन को 5 साल के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, 5 साल का आप किराया बता दीजिए, हम आपको हर साल किराया देते रहेंगे। 2 साल भी हो सकता है, 1 साल से कम की लीजेस भी होती हैं। कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहता है क्या है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहता है, इंड AS 116 लीजेस, कि जो भी तरीके की लीजिंग अरेंजमेंट आप करते हैं वो सारी की सारी बैलेंस शीट पे आनी चाहिए। वजह क्या थी? जैसा कि मैंने कहा कि एयरलाइन इंडस्ट्री लीजिंग अरेंजमेंट करती थी जिसमें दिखता तो ये था कि ऑपरेटिंग लीज है, बट असलियत ये होती थी कि वो एसेट खरीद रहे होते थे और लीज लायबिलिटी भी बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते थे। तो हमारे चेयरमैन थे ISB के सर डेविड ट्वीडी, उन्होंने कहा कि किसी ऐसे हवाई जहाज में जिस दिन मैं बैठा जो बैलेंस शीट पे रिकॉर्डेड होगा वो अकाउंटिंग के इतिहास में सबसे बड़ा दिन होगा। और वो दिन आया 1 जनवरी 2019 को, एरोप्लेन लैंड हुआ बैलेंस शीट पे। इंड AS 116 लीजेस या IFRS 16 लीजेस ने ये प्रिंसिपल निकाल दिया कि आज के बाद ऐसी कोई भी लीज जो 12 महीने से ज्यादा की है और जो हाई वैल्यू है, लो वैल्यू नहीं है, तो लो वैल्यू जो ISB ने डिसाइड किया वो डिसाइड किया $5,000 से कम। हमारे यहाँ इंड AS में हमने ऐसी कोई वैल्यू निर्धारित नहीं की है, जजमेंट पे छोड़ा है कि अगर आपको लगता है कि कोई लो वैल्यू आइटम है तो उसे आप ऑपरेटिंग लीज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लीज मतलब उसे स्ट्रेट लाइन एक्सपेंस के रूप में दिखा सकते हैं, उसे बैलेंस शीट पे लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 छूट दी गई, अगर आपका आइटम लो वैल्यू आइटम है, ग्लोबल लेवल पे $5,000 से कम का, भारत में ऐसी कोई फिगर नहीं दी गई, जजमेंट पे छोड़ा है। आपको लगता है, आपको तय करना है कि आपका जो आइटम है जिसमें मेनली कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स जो हैं वो लो वैल्यू आइटम्स में आते हैं, भले ये 3 साल क्यों ना यूज हो, ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ही एक्सपेंस में रिकॉर्ड होंगे। पर अगर आपने कोई बिल्डिंग, कोई मशीन जो लंबे समय तक आपकी सेवा में काम करेगी, ऐसी कोई आइटम है जो 1 साल से ज्यादा की लीजिंग अरेंजमेंट में आप एंटर करते हैं या हाई वैल्यू आइटम्स हैं, वो आपकी बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड होंगी। 12 महीने से कम के लीजिंग अरेंजमेंट को भी इससे बाहर रखा गया, क्योंकि वैसे भी वो एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा, वो PNL में ही चार्ज होगा, वो एग्जेम्प्टेड है, उन्हें बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है, ना उनसे रिलेटेड लीज लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। ये एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जो आपके ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस को, जो कि अबव अबिट्टा होता था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से पहले ये माइनस होता था ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस, आज के बाद ये बिलो द बेल्ट आइटम हो जाएगा। ये अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बाद आएगा, क्योंकि अब हम राइट ऑफ यूज एसेट को अमोर्टाइज करते हैं और लीज लायबिलिटी में इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। तो उसमें बात यह आई कि क्या छूट है कोई? 2 तरह की लीजिंग अरेंजमेंट्स को छूट दी गई, एक जो लो वैल्यू आइटम है जो $5,000 से कम की है, और एक जो 12 महीने से कम के पीरियड की लीजिंग अरेंजमेंट है, उन्हें छूट दी गई है कि आप चाहो तो आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इसे एक्सपेंस के रूप में जैसे पहले रिकॉर्ड करते थे वैसे ही रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको इसे बैलेंस शीट पे लाना जरूरी नहीं है, आप इसे बैलेंस शीट पे नहीं लाएंगे, आपके लिए छूट है। अब बात यह आ गई कि जो 12 महीने से ज्यादा की लीज टर्म वाली अरेंजमेंट्स हैं, उसमें कैसे पहचानेंगे कि लीजिंग अरेंजमेंट है या नहीं है। उसके लिए हम एक डिसीजन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई आइडेंटिफाइड एसेट है, क्या सब्सटेंटिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेसी, उसके फायदे जो भी होंगे वो लेसी को मिलेंगे। एसेट को यूज करने का राइट किसके पास है, डायरेक्ट कौन कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है, क्या ये एक ऐसा एसेट है जो स्पेशलाइज नेचर का है, सिर्फ लेसी इस्तेमाल कर सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जब हमें मिलेंगे, जो संकेत देंगे कि ये लीजिंग अरेंजमेंट है, लीजिंग अरेंजमेंट तय होने के बाद अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें ये देखना है कि ये 12 महीने से कम के हैं या ये लो वैल्यू आइटम्स हैं। अगर ये इस प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट में बाहर हो जाते हैं तब हम इन्हें बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर अगर ये मीट नहीं करते हैं इस कंडीशन को तो हम इन्हें बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट के रूप में, और बैलेंस शीट में एक लीज लायबिलिटी भी रिकॉर्ड होगी उन कमिटेड पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू के रूप में। हो क्या रहा था, हम एक बिल्डिंग किराए पे लेते हैं जिसकी लाइफ 30 साल हो सकती है,
हमने 10 साल के लिए लीजिंग अरेंजमेंट कर लिया और हमने अपनी बुक्स में उसे ऑपरेटिंग लीज रेंटल एक्सपेंसेस दिखाना शुरू कर दिया। और ये एक नॉन कैंसिलेबल लीज है जिसमें हमारी कमिटमेंट है कि हम 10 साल तक पेमेंट करेंगे। पर बैलेंस शीट को देखने से किसी को बिल्कुल नहीं पता चला कि आपने कोई कमिटमेंट कर रखी है जो आप लायबल है पे करने के लिए, कि 10 साल के लिए आपने कमिटमेंट कर रखी है। इसका मतलब आपकी कंपनी की जिम्मेवारी है कि 10 साल तक आप पेमेंट करेंगे और 10 साल तक वो बिल्डिंग भी आपके पास रहेगी जिस लीज को आप कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। आपको या तो इसे यूज करना पड़ेगा या आगे किराए पे चढ़ाना पड़ेगा। मतलब वो आपकी सिरदर्दी है कि आप ये 10 साल तक क्या करेंगे उस बिल्डिंग का, ये आपकी सिरदर्दी है। पर दुनिया को इसके बारे में नहीं पता चलता है क्योंकि ये लीज बैलेंस शीट पे रिकॉर्डेड नहीं है। ना तो एसेट के बारे में किसी को खबर है, ना ये पता है कि लीज लायबिलिटी भी एक कमिटेड अमाउंट है जो बैलेंस शीट में नदारद है। सिर्फ एक लाइन आती है पीएनएल में, ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस हमारा इतना है, और किसी को ये नहीं पता चलता कि इस कंपनी की गियरिंग लेवल्स पे फर्क पड़ सकता है क्योंकि इन्होंने लीजिंग अरेंजमेंट के बारे में कोई भी डिटेल यहां पे नहीं दी है, लीजिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और ये दर्द बहुत से लोगों को हो रहा था। और एयरलाइन इंडस्ट्री ने तो एक तरफ से हवाई जहाज को उड़ाया, एक कंपनी ने हवाई जहाज बेचा, उन्होंने रेवेन्यू भी रिकॉर्ड किया, उन्होंने अपनी सेल ऑफ गुड्स में भी दिखाया। हवाई जहाज हवा में है। जो लेने वाली कंपनी थी उन्होंने ये कहा कि हम इसे खरीद नहीं रहे हैं, हमने तो ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट किया है, हमने इस हवाई जहाज को किराए पे लिया है। हवाई जहाज बेचारा लैंड होने की कोशिश कर रहा है पर खरीदने वाली कंपनी उसे लैंड नहीं होने देती है क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट किया है। कहाँ है हवाई जहाज? क्या लगता है हवाई जहाज किस दिशा में है? एक ने बैलेंस शीट से उड़ने दिया, दूसरे ने बैलेंस शीट पे लैंड नहीं होने दिया। हवाई जहाज हवा में है। इसीलिए सर डेविड ट्वीडी का सपना था कि ऐसे हवाई जहाज में उड़ूं जो बैलेंस शीट पे रिकॉर्डेड हो। तो ये सपना अब पूरा हो चुका है, ना सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, बाकी इंडस्ट्रीज को भी अब अपनी सभी लीजिंग अरेंजमेंट्स बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करनी होंगी। ये एक बड़ा बदलाव अकाउंटिंग के लिए आया, ट्रांसपेरेंसी के लिए आया कि आप बताइए दुनिया को कि आप ये एसेट यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, और आप ये भी बताइए कि हमारी एक लायबिलिटी भी कमिटेड है।